नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरी एक और कहानी, टेढ़ा जूता। कोहरे से ढकी हुआ सुबह ठंड से ठिठुर रही थी। कोहरा इतना कि 10-12 कदम आगे चल रहा आदमी भी गुम हो जा रहा था। मैं ढेर सारे ऊनी कपड़े पहने टोपी के ऊपर मफलर कसे हुए था। केवल आंखें दिख रही थी जिस पर चश्मा लगा रखा था। लेकिन घर से निकलने के कुछ देर बाद ही मुझे चश्मा वापस जेब में रखना पड़ा, क्योंकि कोहरा इस तरह ग्लास को ढक ले रहा था कि वह ओपेक हो जाता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं पंचर बाइक लिए पैदल ही चल रहा था। उसे स्टार्ट कर पहले गियर में हल्का एक्सीलेटर ले रहा था। इससे उसे खींचने में ताकत नहीं लगानी पड़ रही थी। पेट्रोल पंप करीब 1 किलोमीटर दूर था। हवा भरवाने के बाद मुझे करीब 15 किलोमीटर दूर 10 बजे तक अपने ऑफिस पहुंचना था। इस घने कोहरे के चलते मैं किसी से या कोई मुझसे भिड़ ना जाए, इसलिए मैंने हेडलाइट ऑन कर रखी थी। सड़क पर बहुत कम ट्रैफिक था, बहुत ही कम लोग और गाड़ियां दिख रही थी। मैं जब पंप पर पहुंचा तो हवा मशीन पर हमेशा जो लड़का मिलता था वह नहीं मिला। पंप के ऑफिस की तरफ देखा तो वह दरवाज़ा खोलकर आता हुआ दिखाई दिया। उसने पूरा कंबल इस तरह लपेट रखा था कि उसकी भी केवल आंखें ही दिखाई दे रही थीं। पहिया देखते ही उसने कहा, साहब अब इसका टायर ट्यूब बदलवा ही लीजिए, बहुत पुराना हो गया है। मैं पेट्रोल हवा के लिए हमेशा वहीं जाता हूँ, इसलिए वह बातूनी लड़का बात कर लेता है। उसकी बात सही भी थी कि टायर ट्यूब बदलवाने वाले हो गए हैं, मगर गृहस्थी के प्रेशर और कोरोना वायरस के तली दबी अर्थव्यवस्था ने नौकरी भी दबोच रखी थी। वेतन आधा मिल रहा था, किसी तरह घर जीवन खींच रहा था। उस बातूनी से मैं क्या कहता कि इस 6 साल पुरानी बाइक से भी ज़्यादा खराब चल रही है गृहस्थी की हालत। वह हवा भरने का अपना ताम झाम सही कर रहा था और मैं तमाम कपड़ों के बावजूद कपी महसूस कर रहा था। हेलमेट बाइक की हेडलाइट पर था, मैंने उसे भी पहन लिया। इसकी भी हालत बाइक जैसी ही थी। मैं सड़क की ओर मुंह किए था, तभी मुझे 8-10 कदम की दूरी पर वह टेढ़ा जूता फिर दिखाई दिया, जो पिछले कई महीनों से मैं जब भी समय से ऑफिस आता जाता तो उसी सड़क पर दिखता था। जिस व्यक्ति के पैरों में वह टेढ़ा जूता इतने दिनों से देख रहा था, उसके बारे में तब इतनी ही कन्फर्म जानकारी थी कि वह उसी कंपनी में है जिसमें मैं हूँ। यह बात भी उस दिन जान पाया जिस दिन कंपनी के सभी कर्मचारियों को कंपनी की यूनिफॉर्म पहनकर ऑफिस पहुंचना होता है, लेकिन वो किस विभाग में है यह नहीं मालूम हुआ। मैं जिस विभाग में हूँ उसका ऑफिस शहर के दूसरे छोर पर है। शहर भर में कंपनी के दर्जनों ऑफिस में हजारों कर्मचारी हैं। उनमें किसी के बारे में जानना तब तक बहुत मुश्किल है जब तक कि विभाग आदि की सही जानकारी ना हो। मैं जब भी उन सज्जन को देखता तो बहुत परेशान हो जाता। उनका टेढ़ा जूता, जिसके तलवे इतने घिस गए थे कि उन्होंने उसके नीचे टायर की पतली पट्टी जड़वा ली थी। काम बहुत रफ ढंग से किए जाने के कारण जूता टेढ़ा हो आगे की ओर उठा हुआ था। वह इतना डिसेप हो गया था कि उससे उनके चलने का तरीका ही बदल गया था। तरीके से साफ पता चलता था कि वह उन्हें काफ़ी तकलीफ दे रहा है। उस समय मेरा ध्यान उनकी तकलीफों की तरफ गया और उन तकलीफों का एहसास कर मैं सैयर उठा। जनवरी के पहले हफ्ते की उस हाड़ कपा देने वाली ठंड में उन्होंने ऊनी कपड़ों के नाम पर यूनिफॉर्म वाले कलर का प्लेन स्वेटर पहन रखा था, जो काफ़ी पुराना होने के कारण कॉटन कपड़े की तरह उन पर झूल रहा था। सिर की टोपी का भी यही हाल था। एक तो तकलीफ दे टेढ़ा जूता, ऊपर से मात्र 5-6 डिग्री टेम्परेचर में ठिठुरती सुबह में उन 57-58 वर्षीय सज्जन का पैर भी ठीक से उठ नहीं रहा था। साफ साफ दिख रहा था कि वह बहुत ही कठिनाई में है। हमेशा की तरह उनके चेहरे पर एक गहन उदासी छाई हुई थी जिसे पूरे शहर को ढकने वाला कोहरा भी छिपा नहीं पा रहा था। वह सिर झुकाए अपने कदमों से कुछ आगे देखते हुए छोटे छोटे कदमों से बढ़ते जा रहे थे। जूते के कारण वह बड़ा कदम नहीं उठा पा रहे थे। जिस तरफ वह जा रहे थे उस तरफ कंपनी का सबसे नज़दीकी ऑफिस भी करीब
3 किलोमीटर आगे था। मैंने सोचा इस तरह इन्हें ऑफिस पहुंचने में लगभग पौन घंटा लग जाएगा। इस ठंड में इतनी देर तक इनका बाहर बने रहना प्राणघातक है। मैं इनसे करीब आधी उम्र का हूँ, युवा हूँ, फिर भी ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। अचानक ही मैंने सोचा कि अपने ऑफिस जाने के बजाय पहले इन्हें इनके ऑफिस छोड़ दूँ। मुझे होती है देर तो हो जाए, 1 घंटे की सैड लीव ले लूँगा। मैं यह सोच ही रहा था कि वह मेरे सामने से आगे निकल गए। इस बीच लड़का अपना ताम झाम फिट कर हवा भरने लगा। मैंने कहा, बेटा जरा जल्दी कर दे, देर हो रही है। वह बोला, बाबूजी जब तक आप बोनी के लिए पैसे निकालेंगे तब तक हवा भर जाएगी। जिस दिन आपसे बोनी करता हूँ उस दिन बहुत बढ़िया काम चलता है। उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना मैंने उसे पैसे दिए और गाड़ी स्टार्ट करके अपोजिट साइड से ही उनकी तरफ चल दिया। वह मुझे हमेशा अपोजिट साइड ही चलते मिलते थे। इसकी वजह मैं नहीं जानता। मैंने उनके पास बाइक रोकते हुए कहा, आइए सर चलते हैं। यह कहने से पहले मैंने उनका कंपनी में अभिवादन के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों में अभिवादन किया। इससे उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि हम एक ही कंपनी में हैं। उन्होंने जरा रुक कर कहा, अरे आप परेशान ना होइए, अभी काफ़ी टाइम है, मैं पहुंच जाऊंगा। ऐसी हालत में भी उनका यह संकोच द्रवित कर गया। मैंने बड़ी विनम्रता से कहा, सर मैं भी ऑफिस ही चल रहा हूँ, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आइए बैठिए, देखिए ना कितना कोहरा हो रहा है। वह बैठ गए तो मैंने बाइक आगे बढ़ाई। मैं अपनी आदत के अनुसार तेज नहीं चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, जिससे उन्हें हवा से और ज़्यादा तकलीफ न हो। ऑफिस के गेट पर जब उन्हें उतारा तब तक मैंने उनका नाम सेक्शन जान लिया था, उनका पद भी। वह डिप्टी मैनेजर थे। मेरा ब्यौरा सुनकर बोले, अरे आप तो उल्टा आ गए, आपका ऑफिस तो पीछे है। मैंने तुरंत झूठ बोला कि जी हाँ, लेकिन कुछ काम से मुझे आगे जाना है, ऑफिस देर से जाऊंगा। इसी के साथ उन्हें नमस्कार किया तो वह बड़ी विनम्रता से जवाब देकर लड़खड़ाते कदमों से अंदर चले गए। बाइक पर लगी हवा ने उनके पैरों को और जकड़ दिया था। मैंने उन्हें दिखाने के लिए गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ाई। जब वह ओझल हो गए तो वापस मुड़कर ऑफिस चल दिया, आदत से भी तेज स्पीड में, जिससे ऑफिस में कम से कम लेट पर तो साइन करने को मिल जाए। 80-90 की स्पीड में हवा इतनी तीखी ठंडी लग रही थी, ऐसी सुई सी चुभ रही थी मानो बदन को भेद कर निकल जाएगी, जैसे तन पर कोई कपड़ा ही नहीं है। मगर इस ठंडी सुई से ज़्यादा उनकी यह बात चुभ रही थी कि वह सज्जन डिप्टी मैनेजर हैं, जिनकी सैलरी प्रतिमाह 1 लाख से कम हो ही नहीं सकती। मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा था कि ठीक ठाक जीवन जीने भर के लिए पर्याप्त वेतन के बावजूद ऐसी कौन सी बात है कि यह इतनी दयनीय हालत में है। कुछ न कुछ असाधारण बात जरूर होगी, वरना कोई अपने को इतनी विपत्ति में क्यों डालेगा, इतना भीषण कष्ट क्यों सहेगा, अपने प्राण संकट में क्यों डालेगा। कारण जो भी होगा निश्चित ही बहुत गंभीर होगा। इसे पता जरूर करूँगा, मुझसे कुछ मदद हो सकी तो जरूर करूँगा। जब ऑफिस पहुंचकर लेट रजिस्टर पर ग्लव्स उतारकर साइन कर रहा था तो मेरी उंगलियां ठंड से अकड़ रही थी। सीट पर पहुंचकर चाय मंगवा कर पी तो थोड़ी राहत महसूस हुई। दिन भर उनके बारे में और जानने की सोच कर रुक जाता कि कहीं बात उन तक पहुंच गई तो उन्हें दुख होगा। दिन पूरा बीतने वाला था, लेकिन कहने को भी धूप की कहीं कोई चमक भी शहर ने नहीं देखी। मैं स्पष्ट देख रहा था कि शाम सुबह से भी ज़्यादा ठंडी होने जा रही है। मुझे उनकी बड़ी चिंता हो रही थी। मुझे अब तक यह मालूम हो गया था कि ऑफिस से उनका घर करीब 5 किलोमीटर दूर है। मैं छुट्टी होने से पहले ही उनके ऑफिस के गेट तक पहुंच जाना चाहता था, जिससे उन्हें गेट पर ही पिकअप कर लूँ। यह सोचकर अपने सीनियर से जरूरी काम है बोलकर मैं 20 मिनट पहले ही निकल लिया। मेरे पहुंचने के 10 मिनट बाद ही वह गेट से बाहर निकलते दिख गए। वह फिर उसी गहन उदासी के साथ छोटे छोटे कदमों से घर की ओर बढ़ चले थे। जब वह 10-12 कदम आगे बढ़ गए तो मैंने उनके पास पहुंचकर कहा, आइए सर चलते हैं। वह मुझे फिर से देख कर सकपका से गए। मैंने फिर कहा, बैठिए सर, मैं भी उधर ही चल रहा हूँ।
वह बैठ गए। मैं कुछ ही आगे बढ़ा था कि उन्होंने पूछा, आज दिन भर इधर ही किसी ऑफिस में रहे क्या? मैं अचानक कुछ समझ नहीं पाया कि सच बोलूं कि झूठ। उनके बारे में यह जान चुका था कि बड़े स्वाभिमानी हैं और किसी से मदद स्वीकार नहीं करते। इसलिए मैंने तुरंत झूठ बोला, हाँ सर, आज कुछ ऐसी स्थिति बनी कि कई बार इधर आना जाना पड़ा। या कम से कम 1.5 महीने ऐसे ही चलेगा। ओह, इस ठंड में तो इतनी दूर से आप परेशान हो जाएंगे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। जब घर से बाहर निकलो तो थोड़ी देर ठंड परेशान करती है, उसके बाद तो सब नॉर्मल हो जाता है। मैं उनसे बराबर झूठ बोल रहा था। सच यह है कि मैं ठंड से कुछ ज़्यादा ही परेशान होता हूँ। 1.5-2 महीने ऐसे ही चलने वाली बात बिल्कुल भी झूठी थी। उन्हें इतने दिनों तक घर ऑफिस छोड़ने के लिए झूठ बोल रहा था। 1.5 महीने बाद वसंत आते आते मौसम सही हो जाता है। दिन भर मैं उनकी परेशानी जानकर उन्हें दूर करने के बारे में सोचता रहा था, लेकिन जब मैं उनके घर पहुंचा तो घर देखकर और भी ज़्यादा सशंकित हुआ। अच्छा खासा बड़ा सा मकान था। वह बाइक से उतरा और बहुत ही जल्दी से ऑफिस वाला अभिवादन कर मेन गेट से न जाकर साइड में लगे एक छोटे से गेट से अंदर चले गए। यह भी नहीं देखा कि मैंने उनके अभिवादन का जवाब दिया कि नहीं। फॉर्मेलिटी के लिए यह भी नहीं कहा कि बहुत ठंड है, आइए एक कप चाय पी कर जाइए। उनके इस व्यवहार से मेरी इस आशंका को और बल मिला कि इनके साथ कोई न कोई विकट समस्या जरूर है, वरना जैसा मालूम हुआ है उस हिसाब से यह सज्जन और मिलनसार आदमी है। जब मैं वापस घर की तरफ चला तब तक शाम स्लेटी से काली हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। कोहरे ने अपनी चादर का तंबू हर तरफ तान दिया था। उनके बारे में तमाम तरह की आशंकाओं को लिए घर पहुंचा। मिसेज ने अंदर आने देने से पहले मुझ पर सिर से पांव तक सैनिटाइजर स्प्रे किया। फिर बाथरूम में जाकर साबुन से खूब हाथ पैर धोकर मैं सीधे रूम हीटर के सामने बैठ गया। नल के बर्फीले ठंडे पानी से हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो रहे थे। मैं गुस्से में चीन को जानबूझकर निहित स्वार्थों के लिए कोविड-19 महामारी दुनिया भर में फैलाने के लिए कई अपशब्द कहे, जिसे सुनकर मिसेज ने कहा, लो पहले गरम गरम चाय पियो, उसके बाद उस कीड़े मकोड़े खाने वाले सीपीची को जो मन आए जितना आए कहना। वैसे है वो बड़ी मोटी खाल का, किसी की सुनने वाला नहीं। वह चीनियों को ऐसे ही उल जलूल शब्दों से संबोधित करती है। नाश्ता देकर वह किचन में चली गई। मैं गरम चाय के साथ गरम पकौड़ियाँ खा रहा था, लेकिन सर मेरी आंखों के सामने बने हुए थे। कल उन्हें ऑफिस छोड़ने के बाद अपने ऑफिस टाइम से कैसे पहुंचूं, यही सोच रहा था। बाइक के पहिए ने घर पहुंचते पहुंचते एक बार फिर धोखा दे दिया था। हवा आधी रह गई थी। अगले दिन के लिए मैं जो जो योजनाएं बना रहा था उस हिसाब से मुझे बाइक बिल्कुल फिट चाहिए थी। महीने की शुरुआत ही थी, लेकिन बच्चों की फीस वगैरह देने के बाद ज़्यादा पैसा नहीं है, यह पत्नी से पहले ही सुन चुका था। ऑनलाइन होने के बावजूद स्कूल फीस वसूली में कोई रियायत नहीं दे रहे थे। मिसेस का मूड इससे बराबर खराब बना हुआ था। इससे मैंने काम भर के पैसे मांगे तो वह कुछ प्रश्न भरी दृष्टि से देखती हुई बोली, इस समय इतने पैसे क्या करेंगे? उसके बिगड़े रूप से मैं समझ गया कि यह आसानी से पैसे देने वाली नहीं है। असल में घर का प्रबंधन वह अपनी खूबसूरती से भी ज़्यादा खूबसूरती से करती है। इसके लिए वह खर्च देश की वित्त मंत्री की तरह बड़ी सावधानी और सख्ती से करती है, लेकिन उनकी तरह कर्ज की अर्थव्यवस्था बिल्कुल नहीं अपनाती। उसे कर्ज शब्द से नफरत है। मैंने सोचा कि बिना मस्केबाजी के मांग पूरी होने वाली नहीं है, तो बहुत ही सीरियस मुंह बनाए हुए स्लो मोशन में उठा, उसके एकदम सामने खड़ा हुआ। फिर एकदम से जॉली मूड में आते हुए उसे बाहों में जकड़ कर कहा, अरे मेरी चंपाकली, समझती क्यों नहीं मेरी अनारकली? बाइक के टायर ट्यूब बदलवाने हैं, अब चलने लायक नहीं बचे हैं। सुबह हवा बरवाई थी, इस समय फिर पंचर है। इस बर्फीली ठंड में कल पैदल जाऊंगा क्या? या कहते कहते मैंने उसे होंठ गाल माथे पर कसकर चूम लिया। वह करती हुई छूटने के लिए जोर लगाती रही। मस्केबाजी से भरा मेरा किस
अभियान बंद होते ही बोली, छोड़ो बच्चे आ जाएंगे। आ जाएंगे क्या, आ गए हैं मेरे दोनों शेर। 4 और 6 वर्षीय बेटों को देखकर मैंने कहा। तभी मेरे सबसे मस्खरे बड़े बेटे ने पूछा, पापा जी क्या कर रहे हैं? मैं पत्नी को लिए लिए पूरा एक चक्कर घूम कर कहा, बेटा तुम्हारी मम्मी को डांस सिखा रहा हूँ, इन्हें आता नहीं ना। पत्नी को लिए मैं अभी भी दाएं बाएं हो रहा था। वह अभी भी मेरी गिरफ्त से छूटने का प्रयास कर रही थी। बेटे ने फिर पूछा, पापा जी ये कौन सा डांस है? आखिर बेटे ने फंसा ही दिया। कोई डांस होता तब तो बताता। मैंने चंपा कली को छोड़ते हुए कहा, बेटा सिखाते सिखाते नाम भूल गया हूँ, याद आते ही बताऊंगा। अभी मार्केट जा रहा हूँ, तुम दोनों के लिए चॉकलेट ले आऊंगा, तब तक अपना होमवर्क करो। मैंने यह कहकर दोनों को अंदर भेज दिया। छोटा बेटा बहुत शांत है। इस मस्केबाजी से मुझे पैसे मिल गए। मैंने जाते जाते हंसते हुए कहा, चंपा कली जी सच में तुम बहुत अच्छी हो, बिल्कुल कद्दू के पीले फूल जैसी। अच्छा, लौट कर आइए तो बताती हूँ कद्दू का फूल कैसा होता है। यह कहती हुई मिस्री की डली हंसी तो मैं अचानक ही एक बार फिर उसे चूमकर बाइक के पास पहुंच गया। इस बार वह आंखें दिखाती हुई बुनबुनाई, अब आदत बदल दो समझे, बच्चों के सामने शर्मिंदा कर तो तुम्हें तो शर्म आती नहीं। पत्नी को मैं अलग अलग समय पर अलग अलग नामों से बुलाता हूँ। दुनिया की आंखों को वह कुछ सांवली, थोड़ी हेल्दी भी दिखती है, लेकिन मुझे पहले दिन से ही वह परी दिखी तो आज भी परी ही दिखती है। मेरी घर गृहस्थी, मुझे संभालने समझने वाली मेरी परी। जब मैं घंटे भर बाद लौटा टायर ट्यूब लगवा कर, तो वह दाल भरा और आलू भरा पराठा मटर पनीर की सब्जी बनाकर खाने पर इंतजार कर रही थी। गाजर का हलवा भी बच्चों की फरमाइश पर बनाया था। कोविड-19 के डर से एक बार फिर उसने पहले ही की तरह खूब हाथ धुलने के लिए कहा। सैनिटाइजर स्नान तो दरवाजे पर ही करवा दिया। हर महीने 1000 रुपये का यह खर्चा भी सिरदर्द बना हुआ है। बैठते ही उसने गर्म पानी पीने को दिया। इस महामारी के फैलने के बाद उससे बचने के लिए जो कुछ वह जानती समझती सुनती, वह सारी सावधानी पूरी सख्ती से आज भी बरतती आ रही है। सैनिटाइजर मास्क के बिना मैं बाहर कदम नहीं रख सकता। सर को मैंने मास्क की जगह एक सिंपल सा घर पर ही बना मास्क लगाए देखा था, जिसको लगाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। सैनिटाइजर तो दिखा ही नहीं। 10 बजते बजते बच्चे खा पी कर सो गए। मैं अपनी कुमुद कली के साथ रजाई में लेटा था। आधी तनख्वाह से दुनिया की तरह तंग होती जा रही घर की आर्थिक हालत पर बातें कर रहा था। मोबाइल पर स्थानीय टेम्परेचर 4 डिग्री बता रहा था, जो देर रात 3 तक पहुंचने वाला था। ठंड से बचने के लिए हमने रजाई के ऊपर कंबल भी डाल रखा था। जिस चीज़ की भी तरफ ध्यान जाता, मैं उसी के बारे में सोचता कि पता नहीं सर के पास है कि नहीं। इतनी ठंड में उनके पास रजाई गद्दे न जाने क्या क्या किस तरह के हैं। अगले दिन सुबह मैं उनके घर जल्दी पहुंच गया कि उन्हें ऑफिस छोड़ने के बाद मैं भी समय से ऑफिस पहुंच जाऊं। शाम के लिए उनसे कहा, आप 15 मिनट लेट निकलिएगा, मैं आपको गेट पर ही मिलूंगा। वह मेरी बात मान गए। इस तरह मैंने उन्हें ठंड में रोज़ घंटों पैदल चलने से तो बचा लिया, लेकिन ठंड से बचाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। उन्हें वूलन कपड़े दिलाने के लिए अपनी जूही कली से पैसे भी ले लिए थे, सच बोल कर ही। वह उनकी सारी स्थिति जानने के बाद कुछ देर तक पता नहीं क्या सोचती रही। फिर बोली, जब उनकी यह हालत है तो पत्नी की हालत तो और भी खराब होगी, उन तक कैसे पहुंचोगे? मैंने कहा, तुम सही कह रहे हो। जब वह ऑफिस ऐसी हालत में जा रहे हैं तो मिसेस तो घर पर रहती हैं, उनकी हालत तो और भी ज़्यादा खराब होना निश्चित है। लेकिन मुश्किल तो यह है कि उनको जरा भी एहसास हो गया कि उनकी दयनीय हालत को देखकर मैं यह सब कर रहा हूँ, तो उनका जो स्वभाव है उससे वह निश्चित ही नाराज होकर साथ चलना भी बंद कर देंगे। मैं यही सब सोचकर बड़ी सावधानी बरत रहा था। संयोग से मुझे 5वें दिन उनकी मिसेस से मिलने का अवसर मिल गया। वह किसी दुविधा में न पड़े, इसलिए मैं रोज की तरह उन्हें गेट पर ही छोड़कर वापसी के लिए तुरंत मुड़ा। लेकिन तभी उन्होंने पहले दिन वाली मेरे मन की बात कह दी, आइए 2 मिनट चाय पीकर जाइए, बड़ी सर्दी हो रही है।
मैं उनके कमरे में उनकी मिसेज की हालत देखकर हतप्रभ रह गया। एक छोटा सा कमरा जिसका हर सामान सर की तरह दयनीय हालत में था। हर चीज ऐसी थी जिसे जबरदस्ती ही प्रयोग में लाया जा रहा था। बेड पर लेटी उनकी मिसेज को मैंने प्रणाम किया तो वह बड़ी मुश्किल से मुझे जवाब दे सकी। मेरे प्रश्नानुकूल चेहरे को देखकर सर बोले, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, आप बैठिए ना। उन्होंने कमरे में एल शेप में पड़े दूसरे बेड पर मुझे बैठने के लिए कहा। मैं बिना समय गंवाए ही बैठ गया। मुझे डर था कि यदि गलती से भी इन्होंने यह सोच लिया कि मैं हिचक रहा हूँ तो यह बहुत दुखी होंगे। मेरे बैठते ही वह कमरे से लगे बाथरूम में हाथ धोकर किचन में चाय बनाने जाने लगे। उनके थके हुए कदमों को देखकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने कहा, सर प्लीज आप बैठिए, मैं चाय अच्छी बना लेता हूँ। आज आप लोग मेरे हाथ की बनी चाय पीजिए। नहीं नहीं, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है कि मैं आपसे चाय बनवाऊं। फिर यह तो रोज का काम है, मुझे तो बनाना ही है। तभी लेटे लेटे ही उनकी मिसेज ने कहा, हाँ बेटा आप बैठिए, या कर लेंगे। मैं बेहद संकोच के साथ बैठ गया। बैठते ही उनसे पूछा, आपको क्या हो गया है? जीवन है बेटा, उम्र भी हो चली है तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। वह चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करती हुई बोली। उनकी मुस्कान में दर्द का जो अक्स मुझे दिखाई दिया उसने मुझे बहुत ही ज्यादा द्रवित कर दिया। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं उनसे कुछ पूछूं कि आपको इतनी क्या तकलीफ है कि आप चाहकर भी उठ नहीं पा रही हैं। मैं सोचने लगा उनकी पीड़ा को कि आखिर वह सर के दिन भर न रहने पर कैसे रहती हैं, अकेले लेटे लेटे कैसे इतनी पीड़ा बर्दाश्त कर लेती हैं। सर अंदर चाय बना रहे थे और वह बेटा बेटा कहकर मुझसे पत्नी बच्चों का हाल चाल लेती जा रही थी। कुछ ही देर में सर मुझे हाथ में पुरानी सी स्टील ट्रे में चाय नाश्ता लिए दिखे। मैंने लपक कर उनके हाथों से ट्रे लेकर सामने पड़ी प्लास्टिक की छोटी सी टेबल पर रख दिया। तभी वह मिसेस के पास पहुंचे, उन्हें पकड़कर बड़ी सावधानी से उठाकर बैठाया। इस दौरान दोनों लोगों के चेहरे पर आई दर्द की लहरियों ने मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया। मैं खड़ा उनकी दारुण पीड़ा को देखता रहा। उन्हें बैठाकर सर बाथरूम से एक बाल्टी में पानी और साबुन ले आए। दूसरी खाली बाल्टी में उनका हाथ धुलवाया। फिर वापस बाथरूम में जाकर आते हुए बोले, आप बैठिए ना, चाय पीते हैं। उन्होंने चाय बिस्कुट नमकीन ट्रे में रखकर उसे रजाई से ढके मिसेस के पैरों पर रख दिया। खुद मेरे साथ टेबल आगे खींचकर बैठ गए। चाय पीते हुए ही पता चला कि उनकी मिसेस भी चाहती थी कि जब मैं घर तक आ ही रहा हूं तो चाय पीकर ही जाया करूं। इतनी तकलीफ के बावजूद उन दोनों लोगों की हिम्मत साहस देखकर मैं अभिभूत था। मेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा था कि गेट पर नेम स्टोन भी इन्हीं का लगा हुआ है, कार बाइक भी खड़ी है, फिर यह इतने कष्टों को झेलते हुए इस छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में ऐसी हालत में क्यों पड़े हुए हैं। उनका कष्ट मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने बड़ी हिम्मत करके बच्चों के बारे में पूछ लिया। बच्चों का प्रसंग आते ही उनके चेहरों पर पीड़ा की रेखाएं कुछ ऐसी गाढ़ी हुई जैसे अनगिनत फांसें उनके हृदय को बेधती चली जा रही हूँ। दोनों लोग कुछ देर तक अपने आसपास ही इधर उधर ऐसे देखते रहे मानो अचानक ही दुख का कोई महाकाय डरावना बवंडर आ गया हो और उसके गुजर जाने की वह थरथराते हुए प्रतीक्षा कर रहे हूँ। उनकी ऐसी हालत देखकर मैं सहम गया। स्वयं पर बड़ा गुस्सा आने लगा, बड़ा पछतावा होने लगा कि यह प्रसंग उठाने की मूर्खता मैंने क्यों की। इनके साथ मेरा यह कृत्य किसी क्रूरतापूर्ण कुकृत्य के अलावा और कुछ नहीं है। मैं तुरंत विषयांतर कर उन्हें कष्ट से दूर ले जाने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि उन्होंने बताना शुरू कर दिया। अपनी दयनीय स्थिति की जो करुण बातें उन्होंने बताई उससे मैं हतप्रभ रह गया कि हे भगवान, क्या हो रहा है तुम्हारी इस दुनिया में। इन निरीह प्राणियों को किस गलती की सजा दे रहे हो। कुछ देर मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। मैं क्या कहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे दुखी देखकर वह बोली, बेटा हमने तुम्हें भी परेशान कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि आप लोग
कैसे इतना दुख दर्द सह लेते हैं, मैं सुनकर ही परेशान हो गया हूँ। वह बोली, ईश्वर की इच्छा है बेटा, जीवन तो जीना ही है। जब तक सांसें हैं तब तक जो भी है वह करते रहना है। इसके बाद मैं ज़्यादा देर तक रुक नहीं सका। मेरा मन अपने बेटों के पास तुरंत पहुंचने के लिए व्याकुल उठा। मैं उन्हें उन्हें प्रणाम कर सुबह मिलने की बात कहकर चल दिया। अब तक कोहरे ने विकराल रूप धारण कर लिया था। दृश्यता मुश्किल से 8-9 फीट ही रह गई थी। मैंने दोनों इंडिकेटर हेडलाइट ऑन किए हुए धीरे धीरे चल रहा था। मौसम बड़ा ही डरावना हो रहा था। स्ट्रीट और हेडलाइट की रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे कि बादामी धुओं के बादलों के मध्य से होकर गुजर रहा हूँ। मैं यह भी सोच रहा था कि क्या मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता जिससे इनके दुख दर्द को खत्म ना सही, कम से कम इतना तो कम कर ही दूं कि ये खिलखिलाकर हंस भले ना सके, कम से कम मुस्कुरा तो सके। घर पहुंचने पर मेरी कमलकली ने मुझ पर फायर झोंकते हुए गेट खोला। कहाँ रह गए थे इतनी देर? कल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? सर्दी कोहरा इतना ज्यादा हो रहा, हाथ को हाथ नहीं दिख रहा, लेकिन आप ऑफिस के बाद जब तक पूरा सार नाप नहीं लेते तब तक घर का रास्ता आपको याद नहीं आता। मैं समझ गया कि सर के पास बात करते समय इसकी आने वाली कॉल मैंने बार बार रिजेक्ट की थी। अब पूरे उबाल पर है। इसका उबाल कम नहीं, खत्म ही करना पड़ेगा, नहीं तो रात भर रजाई में भी ठंडी ही ठंडी झेलनी पड़ेगी। बाहर भीतर दोनों जगह ठंड में ही रहना शरीर दिमाग दोनों ही के लिए अच्छा नहीं है। उसके हमले को नाकाम करने के लिए मैंने तुरंत अपना ब्रह्मास्त्र मस्काबाजी प्रयोग करते हुए कहा, अरे मेरी बालूशाही, बैंक गारंटी, मेरी समोसा चटनी अंदर तो आने दे पहले। जान तो ले पहले कि तेरा यह हीरो क्या क्या करता रहता है दिन भर। मालूम है, ये तो जानते ही हो कि जो भी तूफान बताओगे उसे मैं मानूंगी ही। और कोई रास्ता तो मेरे पास है नहीं। मैं कौन सा किसी से पूछने जा रही हूँ। उसका टोन काफी नरम हो गया तो मैंने राहत महसूस की। खुश भी हुआ कि मेरा ब्रह्मास्त्र हमेशा पिन पॉइंट लक्ष्य भेजता है। बाइक अंदर करते हुए मैंने फाइनल निशाना साध कर कहा, तुम कैसी भी बात करती हो यार। तुम मेरी जिंदगी का ब्रेथलेस म्यूजिक हो। तुमसे झूठ बोलकर अपनी जीवन संगीत बेसुरा करने की मूर्खता थोड़ी ना करूंगा। हमारी उसकी यह जुगलबंदी सोने के लिए बेड पर पहुंचने तक चलती रही, लेकिन हंसी मजाक के समानांतर मेरे दिमाग में यह भी चल रहा था कि सर के दुख दर्द का समाधान क्या निकालूं। मेरी केला कली भी बहुत दुखी हुई जब मैंने उसे बताया कि सर ने बड़ा मकान बनवाने और 2 बेटों को ऊंची शिक्षा दिलाने के लिए अपनी लिमिट से बहुत ज्यादा लोन ऑफिस और बैंक से लंबे समय के लिए ले लिया है। बच्चे ब्रिलियंट थे तो सोचा कि बड़े होकर कम से कम पढ़ाई का लोन तो चुका ही देंगे। उनके विश्वास पर बच्चे आधे खरे उतरे, पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा गए, लेकिन इसके साथ ही सर का दुर्भाग्य शुरू हो गया। बेटों ने माँ बाप से बिल्कुल किनारा कर लिया, दूसरे शहरों में बस गए। लोन का 1 रुपया भी चुकाने से साफ मना कर दिया। ताना अलग मारा कि आपको लिमिट में काम करना चाहिए था, आपकी बेवकूफ़ी का पेमेंट हम क्यों करें। बेटों के अकस्मात बदले इस रूप तानों से दोनों लोग हतप्रभ हो टूट गए, इतना कि आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। उनकी पत्नी ने तो सुसाइड लेटर तक लिख डाला। वह रात दोनों लोगों ने रोते जागते सुबह की प्रतीक्षा में बिताई कि मार्केट खुले तो कोई तेज जहर ले आए जिससे ज्यादा तड़पना न पड़े। लेकिन भोर की किरणें जैसे सर के लिए शुभ संदेश लेकर आईं। सर कह रहे थे कि सूर्य की पहली केसरिया किरणें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि भगवान कह रहे हों कि जीवन कर्म करते रहने के लिए दिया, पलायन के लिए नहीं। अपना यह अनुभव इन्हें बताने से पहले मैं चाय बनाकर ले आया। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे चेतना शून्य हो गई हूँ, जैसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दी गई हूँ। चाय पीते हुए जब मैंने अपना अनुभव बताया तो भी यह अपना निर्णय बदलने को तैयार नहीं हो रही थी। मुझसे भी कहती रही कि जीने के लिए अब कोई कारण बचा नहीं है, सारी बातें छोड़ो, मार्केट खुले तो जहर ले आओ बस। लेकिन मार्केट खुलने का समय होते होते इन्हें समझाने में सफल हो गया और आज आपसे बातें कर रहा हूँ। इतना सुनते ही मेरी महुआ कली बोली, धन्यवाद भगवान का कि उन्होंने एकदम सही समय पर
उन्हें सद्बुद्धि दे दी और मिसेज भी मान गई, नहीं तो दोनों ही लोग कठिनाइयों से हार कर जीवन से पलायन करने की मूर्खता कर बैठते। मैं अपनी मोगरा कली की इसी हिम्मत, दृढ़ता, सकारात्मकता पर पहले दिन से ही मुग्ध हूँ। मैंने उससे आगे कहा, हाँ, ईश्वर की इतनी कृपा तो रही, लेकिन अभी सर की परीक्षा और कठिन होनी थी। संघर्ष और लंबा होना था, तो लगे हाथ कंपनी पर नौकरशाही की तानाशाही के चलते मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया। आर्थिक नाकाबंदी ऐसी कि हम कर्मचारियों को 6-7 वर्षों से पूरी तनख्वाह ही नहीं मिल पा रही है। भला हो कंपनी का कि उसने तमाम विपत्तियों के बावजूद छटनी नहीं की, अभी भी खींच रही है। लेकिन सर के लिए यह विपत्ति बाकी से कहीं बहुत ज़्यादा है। मिलने वाली आधी तनख्वाह से पूरी किस्त का पेमेंट करना ही मुश्किल हो गया। जब कई कई महीने तनख्वाह नहीं मिली तो एक एक कर काफ़ी सामान बेच दिया। बेटों की हरकतों से वैसे भी उन दोनों लोगों का मन हर चीज़ से बहुत टूट चुका है, मगर मुश्किलें उनकी भयावह हो गईं जब घर में लगी आग में सब कुछ भस्म हो गया। मिसेज आग से बचने के प्रयास में कमर में गंभीर चोट लगा बैठी। बैठना भी मुश्किल हो गया है। बहुत ट्रीटमेंट कराने के बाद अब थोड़ा सुधार हुआ है। इन तमाम विकट समस्याओं से पार पाने के लिए उन्होंने पूरा मकान किराए पर दे दिया है, खुद सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो गए हैं। आर्थिक तंगी इतनी है कि अपना टेढ़ा जूता नहीं बदल पा रहे हैं। अपने दोनों लोगों के लिए गर्म कपड़े, रजाई, गद्दा भी ठीक से अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। मकान बैंक के द्वारा नॉन पेमेंट में जब्त होने से बचाने के लिए जो भी पैसा आता है सबसे पहले किस्त जमा कर देते हैं। जो थोड़ा बहुत बचता है उसी से जीवन खींच रहे हैं। पैसों की तंगी के चलते मिसेस का ठीक से इलाज नहीं करा पा रहे हैं, नहीं तो अब तक वह ठीक हो गई होती। इसके बावजूद मकान बेचकर समस्याओं से मुक्ति नहीं चाहते। मेरे कहने पर मिसेस ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा करना उचित नहीं है तो आखिर अपने ही बेटे। हमने संस्कार ही गलत दिए होंगे तभी तो ऐसे निकले। हम अपने ही बच्चों से प्रतिशोध तो नहीं ले सकते ना, उनके लिए कुछ तो छोड़े ही जाऊं। यह सुनकर मेरी समोसा चटनी चिकचिक करती हुई करुणामयी आवाज में बोली, हे भगवान, ऐसे संत हृदय लोगों को किस बात की सजा दे रहे हो। अपनी पानी पूरी को इतना भाव विवल देखकर मैंने सच बता दिया कि हम दोनों का ऑफिस शहर के 2 छोरों पर है, लेकिन उनकी तकलीफ कम करने के लिए मैं समय से पहले उनके लिए ही निकलता हूँ। तो वह कुछ देर शांत रहने के बाद बोली, बढ़िया करते हो, जो हो सके उनके लिए करते रहो, लेकिन साथ ही अपना भी ध्यान रखो। जब मुझे लगा कि मेरी बालूशाही ने रजाई के भीतर की सारी ठंडक दूर कर दी है, मौसम बड़ा वासंती वासंती हो रहा है, तो उससे मन की वह बात भी कह दी जो सर के यहाँ उनके हाथ का चाय नाश्ता करते हुए आई थी। कहते हुए मन में मेरे उतना ही वैसा ही संकोच था जैसा पहली बार किसी लड़की के सामने अपना प्यार प्रकट करते समय होता है। लेकिन मेरी तीखी समोसा चटनी ने आज की कन्याओं की तरह बिना संकोच संशय के अपना उत्तर दे दिया। बोली, सारा पुण्य अकेले कमा रहे हो, चलो यह करके मैं भी थोड़ा सा पुण्य कमा लूंगी। यह सुनते ही मैंने रजाई एक और झटक दी। उस 7/6 के बेड पर मौसम और भी ज्यादा वासंती हो गया। हर तरफ से फूल ही फूल बरस रहे थे। पूरा कमरा मोगरे सा महक रहा था। अगले दिन मैं सर के यहाँ रोज से भी ज्यादा पहले पहुंच गया। हुआ सुबह की चाय नाश्ता की तैयारी करने ही जा रहे थे। मुझे इतनी जल्दी देखकर थोड़ा चकित हुई। मेरे अभिवादन पर मुस्कुराए प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए जवाब दिया। मेरे हाथों में 2 बड़े बड़े टिफिन कैरियर, चाय का थर्मस था। अंदर पहुंचकर मैंने सब उसी टेबल पर रख दिया जिस पर पिछले दिन नाश्ता किया था। उनकी मिसेज बैठी थी। मेरे कुछ बोलने से पहले ही सर ने पूछ लिया, यह सब क्या है धरेश? मैंने उन्हें बताया कि इसमें चाय नाश्ता खाना पीना है। अब जब तक आंटी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक आपको किचन में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं दोनों टाइम खाना चाय नाश्ता लेकर आऊँगा। मेरी मिसेज ने कहा है कि अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कहिएगा कि मना नहीं करेंगे।
यह सुनते ही दोनों लोग आश्चर्य से कभी मुझे तो कभी एक दूसरे को देखने लगे। मैंने देखा दोनों लोगों की आंखों में आंसू चमक रहे हैं। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तभी मैंने सर को बैठाते हुए कहा, आइए सर, नाश्ता करते हैं। गरम गरम प्याज की पकौड़ी और फ्राई आलू मटर है। मैं उनसे पूछकर किचन से बर्तन ले आया। आंटी जी को वैसे ही नाश्ता दिया जैसे अंकल उन्हें दिया करते थे। मैं पूरे नाश्ते के दौरान हंसी खुशी का माहौल बनाना चाहता था। वह दोनों बीच बीच में हंस भी रहे थे, लेकिन मैं दोनों लोगों की आंखों में बराबर आंसू चमकता हुआ देख रहा था। ऑफिस के लिए निकलने से पहले अंकल ने आंटी के हिसाब से खाना पीना रख दिया। उन्होंने बताया कि किराएदार की नौकरानी दिन में 3-4 बार आकर मदद कर देती है। जब चलने को हुआ तो वह बड़े संकोच के साथ बोले, बेटा, हम दोनों की तरफ से बहू बच्चों को आशीर्वाद कहना। एक और बात कहना चाह रहा हूँ। यह जानता हूँ कि उससे तुम दोनों को कष्ट होगा, लेकिन बेटा, जब हमारी स्थिति मनोदशा को ध्यान में रख कर सोचोगे तो मेरी बात तुम दोनों को बहुत अच्छी लगेगी। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि बहू को कहना कि चाय नाश्ता खाना बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा बना है। इनकी तबीयत को खराब हुए करीब 2 साल हो रहे हैं। इतने समय बाद आज हमने अच्छे से खाना खाया। सदैव सुखी समृद्ध रहो तुम दोनों। बहू को मेरी तरफ से समझाना कि जब कोई रास्ता नहीं बचेगा तो मैं जरूर तुम दोनों से कहूँगा, मगर जब तक कर ले रहा हूँ तब तक मुझे करने दो। अब खाना पीना नहीं लाना बेटा। मेरा स्वाभिमान, मेरी अंतरात्मा इसके लिए मुझे अनुमति नहीं दे रही है। स्वयं की नजरों में अपना झुका हुआ सिर हम नहीं देख पाएंगे बेटा। तभी आंटी बोली, हाँ बेटा, यह सही कह रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि तुम बेटों से भी बढ़कर हमारे जीवन में आए। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा हमारे जीवन में बने रहो। यह सब सुनकर मैं अचंभित सा कुछ देर उन लोगों को देखने के बाद बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि आप लोगों की अंतरात्मा, स्वाभिमान, आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। ऑफिस का टाइम हो रहा था। सर ने अपना लंच बॉक्स उठाया और बाथरूम के करीब रख के अपने जूते में पैर डालकर पहनने लगे। वह तब भी टेढ़ा ही था। मैं उसी दिन नया लेकर सर को उससे मुक्ति दिलाना चाहता था, लेकिन उन्होंने ऐसी सारी संभावनाओं को समाप्त कर दिया था। बाहर उस समय भी हर तरफ कोहरा ही कोहरा था। बाइक पर पीछे बैठे सर को मैं कांपता हुआ स्पष्ट महसूस कर रहा था। धन्यवाद मित्रों।